हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक समिति अर्थशास्त्र का अध्याय 6 खुली अर्थव्यवस्था के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, खाते में भुगतान संतुलन रहता है। तो खाते में भुगतान संतुलन कैसा रहता है? खाते में भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संतुलित। दूसरा है, अवमूल्यन संभव होता है। तो अवमूल्यन संभव कहाँ पर होता है? स्थिर विनिमय दर में संभव होता है। तीसरा है, अदृश्य मदों में निम्न में से किसे शामिल करेंगे? तो अदृश्य मदों में बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना, इन सभी को शामिल किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा डी, सभी। चौथा है, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं? तो व्यापार संतुलन में दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भुगतान शेष के खालिस्तान खाते का एक अंग होता है। तो किसका अंग होता है? पूंजी का अंग होता है। दूसरा है, निजी ऋणों का भुगतान खालिस्तान खाते की देनदारी प्रविष्टि में आता है। तो निजी ऋणों का भुगतान पूंजी खाते की देनदारी में आता है। तीसरा है, भुगतान शेष की संरचना में दोनों खालिस्तान एवं खालिस्तान खाते सम्मिलित होते हैं। तो भुगतान शेष की संरचना में पहले में भरेंगे चालू और दूसरे में भर देंगे पूंजी खाता। तो चालू एवं पूंजी खाते सम्मिलित होते हैं। चौथा है, विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों के द्वारा की जाती है जो वस्तुओं का खालिस्तान करते हैं, वस्तुओं का आयात करते हैं। पांचवा है, एक देश में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उसके खालिस्तान कम हो जाते हैं। तो क्या कम हो जाते हैं? उसके निर्यात कम हो जाते हैं। छठवा है, आयातों की तुलना में निर्यातों के बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के खालिस्तान में परिवर्तित होगी। तो उत्तर आ जाएगा पक्ष में परिवर्तित होगी। तीसरा प्रश्न है, सही अथवा गलत बताइए। तो सही एवं गलत बताना है, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, बैंक की दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। तो यह बिल्कुल सही है, सत्य उत्तर आएगा इसका। दूसरा है, पूंजी का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है। यह असत्य है। यदि देशवासी विदेशों में स्टॉक शेयर्स क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। तो यह सत्य है। चौथा है, वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है। तो असत्य है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है। असत्य है। छठवा है, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। तो यह सत्य है। अब है प्रश्न चौथा, जोड़ी बनाइए। भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत क्या आएगा? भुगतान संतुलन के अंतर्गत अदृश्य मदें शामिल होंगी। दृश्य और अदृश्य दोनों मदें उसमें शामिल की जाती हैं, जबकि व्यापार संतुलन में दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। चालू खाते की मदें, तो चालू खाते की मदें में आ जाएगा आपका बीमा, और पूंजी खाते की मदें इसमें आपका आ जाएगा विनियोग। लोचशील विनिमय दर, तो लोचशील विनिमय दर बाजार में मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, और स्थिर विनिमय दर सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आयात निर्यात की केवल दृश्य मदों को किसमें शामिल किया जाता है? तो आयात निर्यात की जो केवल दृश्य मदें होती हैं वह व्यापार संतुलन में शामिल होती हैं, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। प्रश्न दूसरा है, जब एक भारतीय अमेरिका में शिक्षा पर व्यय करता है तो यह मद भारत के लिए क्या है? तो एक भारतीय ने क्या किया? अमेरिका में शिक्षा पर, एजुकेशन पर क्या किया? खर्च किया, व्यय किया। तो यह मद भारत के लिए क्या कहलाएगी? यह देनदारी कहलाएगी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भारतीयों के आयात कैसे हो जाएंगे? तो कैसे हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। चौथा है, भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग क्यों उत्पन्न होती है?
तो भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग देयताओं के कारण उत्पन्न होती है। बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष या विपक्ष में किसमें हो जाती है? तो बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर पक्ष में हो जाती है। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? तो बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर लोचशील विनिमय दर कहलाती है। लोचशील या लोचदार विनिमय दर कहलाती है। इसके बाद आपके प्रश्न पूछे हैं 2 अंक के, तो इन्हें देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? तो विदेशी विनिमय दर का अर्थ है, विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से विनिमय किया जाता है। यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। प्रश्न दूसरा है, भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है? तो भुगतान संतुलन का अर्थ है किसी देश द्वारा किए गए समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो कि एक दिए हुए समय में होते हैं के संक्षिप्त विवरण से होता है। प्रश्न तीसरा है, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के साथ साथ सेवाओं, पूंजी व स्वर्ण आदि के निर्यात और आयात को भी शामिल किया जाता है। और दूसरा इसी में हो जाएगा कि भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन में आयात निर्यात का विवरण रहता है और व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें शामिल की जाती हैं। प्रश्न चौथा है, भुगतान संतुलन के 2 महत्व लिखिए। तो सबसे पहला महत्व है आर्थिक स्थिति का सूचक। जिन देशों की भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी होती है उसे उत्तम अर्थव्यवस्था माना जाता है। इसके विपरीत स्थिति होने पर, मतलब अच्छी स्थिति नहीं है, भुगतान संतुलन अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल माना जाता है। दूसरा है विदेशी निर्भरता का सूचक। भुगतान संतुलन से है इस बात का पता चल जाता है कि कोई देश किस सीमा तक विदेशों पर निर्भर है। किसी देश में प्रतिकूलता जितनी अधिक होती है उसकी अन्य देशों पर निर्भरता उतनी ही ज्यादा होती है। प्रश्न 5वां है, भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदों को बताइए। तो चालू खाता, इसमें व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य मदें सम्मिलित होती हैं। इसमें निम्नलिखित मदों को दिखाया जाता है, जैसे वस्तुओं का आयात निर्यात, दूसरा अमौद्रिक स्वर्ण का लेन देन, तीसरा परिवहन, बैंकिंग, बीमा, तकनीकी सेवाएं तथा पर्यटन आदि से प्राप्त एवं देय रकम, और चौथा है एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे कि दान। प्रश्न 6वां है, पूंजी खाते की कोई मदों को बताइए। तो पूंजी खाते की मदों में क्या शामिल होगा? पहले तो दृश्य मदें शामिल होंगी जिसमें इस श्रेणी में भी समस्त लेन देन शामिल किए जाते हैं, है ना। जितने भी समस्त देश के द्वारा जो लेन देन किए जा रहे हैं वो सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। दूसरा होता है अदृश्य मदें। इसके अंतर्गत सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, विशेषज्ञ शिक्षा, लाभांश, विदेशी सरकारों द्वारा व्यय तथा उपहार आदि का समावेश होता है या सम्मिलित किया जाता। प्रश्न 7वां है, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो पहला तर्क है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता को इस बात की जानकारी रहती है कि कितना भुगतान करना है तथा कितना भुगतान प्राप्त होगा। और दूसरा है विनिमय व्यवस्था। यदि देश में विनिमय दर स्थिर है तो सट्टेबाजी जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता तथा सरकार विनिमय नियंत्रण तथा प्रबंध व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोचपूर्ण विनिमय दर विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो पहला तर्क है प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव। लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर व्यापारियों में अविश्वास की भावना का उदय होता है जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। और सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। विनिमय दर में इस प्रकार होने पर
विनिमय दर इस तरीके से होने पर मुद्रास्फीति बढ़ती है तथा इसमें रोजगार के स्तर में गिरावट आती है। दूसरा है संसाधनों का अपव्यय। विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होने पर संसाधनों का जल्दी पुनर्वितरण करना पड़ता है। कभी कभी संसाधन निर्यात उद्योगों में अधिक लगाए जाते हैं और कभी घरेलू उद्योगों में, तो इसमें क्या होता है, अपव्यय अधिक होता है। प्रश्न 9वां है, लोचपूर्ण विनिमय दर पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो पहला है भुगतान संतुलन में साम्य। लोचपूर्ण विनिमय दर की दशा में अन्य राष्ट्रीय हितों जैसे राष्ट्रीय आय, मूल स्तर आदि की उपेक्षा किए बिना भुगतान संतुलन में साम्य स्थापित करना संभव होता है। दूसरा है अधिमूल्यन एवं अवमूल्यन। लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में साम्य बनाए रखना संभव होता